तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। पूरा बिहार चुनाव 2025 का परिणाम एक तरफ और ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स एक तरफ। जैसे किसी पुराने फिल्म में कमजोर सा दिखने वाला किरदार अचानक हीरो बन जाए। देखिए, बीजेपी जेडीयू की हवा ऐसी चल रही थी कि बड़े बड़े दिग्गज उड़ गए, लेकिन एआईएमआईएम ये तो ऐसे टिकी रही जैसे एक आंधी में पेड़ की जड़ें पकड़कर लोग खड़े हो जाते। कहानी बस इतनी नहीं है, असल मसाला तो ये है कि जो सीटें एआईएमआईएम ने 2020 में आरजेडी से छीनी थी, इस बार उन्होंने फिर से जीतकर साबित कर दिया कि ये खेल अब सिर्फ तीसरा मोर्चा या छोटा दल वाला नहीं रहा। ये सीधा सीधा ग्राउंड पेनिट्रेशन दिखाता है। और साथ में ये भी कि आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण अब पहले जितना बुलेट प्रूफ नहीं रहा। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दूं कि चुनाव शुरू होने से पहले ओवैसी ने तेजस्वी पर जो तंज कसा था कि बच्चों की तरह सिसक सिसक कर मत रोना, चुनाव के बाद किसी के साथ गठबंधन को तैयार हूं, बस बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर किसी के भी साथ। ये लाइन तो वैसे भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में चली गई थी, लेकिन असली बात ये थी कि ओवैसी ओपनली आरजेडी को प्रोवोक भी कर रहे थे और वार्न भी कि हम इस बार ग्राउंड पर खड़े हैं, लाइटली मत लेना। अब सवाल उठता है कि जब पूरा चुनाव बीजेपी जेडीयू बनाम इंडिया ब्लॉक मूड में था, यानी पोलराइजेशन हाई था, केस्ट इक्वेशन तेजी से रीअलाइन हो रहे थे, तब एआईएमआईएम कैसे टिक गई? यही से खेल इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर पूर्व बिहार सीमांचल खुद में एक पूरा पॉलिटिकल यूनिवर्स है। यहाँ की डायनेमिक्स बाकी बिहार से अलग है, जहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिर्फ नैरेटिव नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। और एआईएमआईएम ने 2015 से लगातार इसी जगह पकड़ मजबूत की है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, लेकिन बड़े इम्पैक्ट के साथ। अब मान लीजिए आरजेडी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि मुस्लिम वोट एकजुट है, वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ग्राउंड की हवा कुछ और ही थी। मुस्लिम मतदाताओं में काफ़ी रिजेंटमेंट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका वोट लिया जाता है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। एआईएमआईएम ने इसी गैप पर पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया। 2025 में एआईएमआईएम का नैरेटिव साफ था, हम आपकी आवाज़ हैं, हम अदालत में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी और संसद में भी। ये लाइन सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक तरह का इमोशनल कनेक्टिविटी बन गया। अब आता है असली ट्विस्ट। बीजेपी और जेडीयू की आंधी में पूरा ऑपोजिशन बिखरा पड़ा था। आरजेडी की हालत ऐसी थी कि पुराने गढ़ में भी क्रैक्स दिख रहे थे, लेकिन एआईएमआईएम ये लोग रिवर्स वाइंड में भी अपनी नाव चला लेते हैं। एआईएमआईएम की सीटें 2 वजहों से बची और बढ़ी। पहली वजह लोकल कैंडिडेट्स प्लस कम्युनिटी लीकेज। एआईएमआईएम सिर्फ नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, ये लोग ऐसे कैंडिडेट खड़े करते हैं जो उस इलाके की पहचान होते हैं। लोकल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, कास्ट इक्वेशन फिट और सबसे इंपॉर्टेंट आसानी से एक्सेसिबल। आरजेडी के बड़े बड़े नेता सिर्फ रैली करके चले जाते थे, लेकिन एआईएमआईएम वाला कैंडिडेट मोहल्ले में बैठकर लोगों के बीच चाय पीता था। ग्राउंड पर वोट फेस वैल्यू पर गिरते हैं और एआईएमआईएम ने उसी पर खेल जीता। दूसरी वजह साइलेंट कंसोलिडेशन। इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो गए थे। उन्हें पता था कि बीजेपी जेडीयू मजबूत है, आरजेडी कमजोर हो रही है और इंडी अलायंस अंदर से डिवाइडेड है। ऐसे में एआईएमआईएम ऐसी पार्टी लगने लगी जो कम से कम उनके मुद्दे खुलकर उठाती है। सीएए, एनआरसी, लोकल डेवलपमेंट और मदरसा मैटर्स, हेल्थ केयर, बॉर्डर रीजन इश्यूज, सब पर एआईएमआईएम का नेता लगातार बोल रहे थे। आरजेडी केवल हम बीजेपी को हराएंगे तक सीमित रही, पर एआईएमआईएम ने कहा हम बीजेपी का भी मुकाबला करेंगे और आरजेडी जैसी पार्टियों को भी अकाउंटेबिलिटी पर रखेंगे। यही पॉइंट लोगों को लगा कि हाँ, ये लोग प्रेशर ग्रुप भी हैं और पॉलिटिकल वॉइस भी। अब तीसरी बड़ी वजह रूटेड कैंपेन। आरजेडी कांग्रेस की रैलीज कन्वेंशन जैसे हो रही थी, बड़े स्टेज, ह्यूज भीड़, लेकिन एआईएमआईएम ग्राउंड टू ग्राउंड वाली रैली कर रही थी। हर मोहल्ले में जुलूस जैसा फील, हर गली में छोटी सभा, माइक्रो कैंपेनिंग आरओआई में सबसे इफेक्टिव होती है। बीजेपी जेडीयू की आंधी में एआईएमआईएम को फायदा इसलिए मिला क्योंकि मुस्लिम वोट पोलराइज नहीं हुए, वो अंदर से विभाजित हो गए। एआईएमआईएम ने इस विभाजन को एकजुट किया और रिजल्ट निकाला। अब आते हैं आरजेडी वाले दर्द पर। 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और उनमें से ज्यादातर आरजेडी के ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव बेल्ट से ही आई थी। 2025 में आरजेडी ने सोचा कि अलायंस वेव और बीजेपी विरोधी
सेंटिमेंट में मुस्लिम्स फिर उनके पास लौट आएंगे, लेकिन AIMIM ने उल्टा कर दिया। जितनी सीटें आरजेडी ने सोचा था कि वापस ले लेंगे, वो सब AIMIM ने अपनी पकड़ से बाहर ही नहीं जाने दी, बल्कि 8 सीटों पर आरजेडी को हरवाया भी। आरजेडी के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल लॉस नहीं था, ये सिंबॉलिक डिफीट थी, क्योंकि ये साफ संकेत था कि अब MY फैक्टर में M पहले जितना लॉयल नहीं रहा। अब बीजेपी जेडीयू के आंधी का एंगल समझिए। बीजेपी जेडीयू की जीत की हवा में ऐसा माहौल था कि लोग मान रहे थे कि ऑपोजिशन का कोई चांस नहीं, इसलिए मुस्लिम वोटर्स स्ट्रैटेजिक बन गई है। जहां हमारी बात सुनी जाए हम वहां जाएंगे। AIMIM ने वही स्पेस कैप्चर किया। अजुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स थिएट्रिक्स नहीं सर्जिकल है। वो हर जगह नहीं लड़ते, जहां लड़ते हैं वहां उनकी पहुंच आइडेंटिफाई की हुई होती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवैसी ने तेजस्वी से एक बार कहा था कि बच्चों की तरह मत रोना। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल चैलेंज था। और 2025 में AIMIM ने 8 सीटों पर आरजेडी को हरवाकर बेसिकली वही बात रिजल्ट में दिखा दी। अब आरजेडी स्टक नैरेटिव ले बैठी, हम ही असली विपक्ष हैं, लेकिन AIMIM ने दिखा दिया कि बिहार के एक बड़े हिस्से में अब नया विपक्ष भी तैयार हो रहा है। फोकस्ड, एग्रेसिव और लगातार एक ही संदेश पर टिके हुए। और इनके फ्यूचर की बात करें तो सीधे शब्दों में राजद अब मुस्लिम वोट को अपना घर का समझ कर नहीं चल सकती। और भाजपा जेडीयू की बड़ी जीत के बीच AIMIM ने जो सीटें बचाई और बढ़ाई हैं, वो बताती हैं कि अगर पहचान, स्थानीय पकड़ और साफ संदेश लगातार चल रहा हो तो कोई तूफान आपको नहीं उड़ा सकता। हालांकि इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।